आज हम पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए जितने भी जो ह्यूमंस होते हैं या फिर एनिमल्स होते हैं या फिर जो प्लांट्स ट्रीज होते हैं वो सब क्या होते हैं, सेल से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, बहुत सारी सेल्स होती हैं, मिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बने होते हैं। अब क्या होता है, यहाँ पे एक रफ सा स्ट्रक्चर बनाई है हमने कि सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गोल्जी बॉडी होती है, राइबोसोम्स होता है, लाइजोसोम्स होते हैं, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होता है। आज हम पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आपको यहाँ एक बात और बता दें कि जो ये सेल होती है ना, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म भी प्रेजेंट होता है, ठीक है, और उसी के अंदर ही जितनी भी जो ऑर्गेनेलीज होती हैं वो एम्बेड होती हैं। अब है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता क्या है। अच्छा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम शॉर्ट फॉर्म में ER भी लिखते हैं, ठीक है, ER। तो अब हम अगर कहीं ये टर्म यूज़ करेंगे तो ER कंफ्यूज नहीं होना। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ नेटवर्क ऑफ न्यूमरस ब्रांच मेम्ब्रेन्स फ्रॉम न्यूक्लियर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन विच इज एक्सटेंसिवली स्प्रेड इन द साइटोप्लाज्म। देखो हमने आपको बताया था कि ये जो सेल होती है, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है। अब साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से स्टार्ट होकर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाता है, जो सेल मेम्ब्रेन होती है वहाँ तक स्प्रेड होता है, ठीक है, और क्या बना देता है, एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था उसको सबसे पहले ऑब्जर्व किसने किया, वो किया था गार्नियर ने इन 1897 में। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को नेम किसने दिया था, अब जो नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो भी किसी ना किसी ने दिया होगा, वो दिया था पॉटर ने। फिर है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये कौन सी सेल्स में प्रेजेंट होता है या कौन सी सेल में एब्सेंट होता है। ये ऑल टाइप ऑफ जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, ठीक है, हम प्रोकैरियोट्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं उनमें प्रेजेंट होता है। लेकिन जो मैच्योर्ड आरबीसीज होती हैं मैमल्स की, ठीक है, उनमें एब्सेंट होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। उसके बाद जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये एब्सेंट होता है किसमें, प्रोकैरियोट्स में, ठीक है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो होता क्या है, अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमने बोला और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला, ठीक है, कि ये दो टाइप हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। लेकिन अब इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है और इनका क्या फंक्शन होता है, अब हम ये देखेंगे। फर्स्ट है, जो इस तरफ ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं ना, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के हैं, और जो इस तरफ ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के हैं। अब जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें क्या है, द मेम्ब्रेन ऑफ दिस टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज स्मूथ। क्यों स्मूथ होती है, बिकॉज राइबोसोम्स आर नॉट प्रेजेंट ऑन इट, ठीक है। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है कि राइबोसोम्स आर प्रेजेंट ऑन द मेम्ब्रेन ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इस वजह से इसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। अगर कोई मेम्ब्रेन है उसके ऊपर छोटे 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 ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगी तो वो क्या होगी, मेम्ब्रेन रफ हो जाएगी, स्मूथ नहीं रहेगी। इसीलिए जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो नेक्स्ट ये है कि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना, वो उन सेल्स में एब्सेंट होता है जो प्रोटीन सिंथेसिस को परफॉर्म करती हैं, ठीक है। लेकिन जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना, ये एक्टिवली उन्हीं सेल्स में प्रेजेंट होता है जो प्रोटीन को सिंथेसाइज करती हैं। अब ये क्यों प्रेजेंट होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि इसमें क्या होता है, राइबोसोम्स होते हैं और राइबोसोम्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, ठीक है। क्योंकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या है, राइबोसोम एब्सेंट होते हैं, तो इस वजह से क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट नहीं करते। लेकिन जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसमें राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं और ये प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट है कि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है, वो उन सेल्स में प्रेजेंट नहीं होते जो प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन फिर इनका फंक्शन क्या होता है, ठीक है, इनका फंक्शन ये होता है कि ये उन सेल्स में प्रेजेंट होते हैं जो स्टेरॉइड का सिंथेसिस करते हैं, फॉस्फोलिपिड का सिंथेसिस करते हैं और जो पिगमेंट्स प्रोड्यूस करते हैं,
जो सेल्स पिगमेंट प्रोड्यूस करते हैं वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अब क्या है कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें राइबोसोम अटैच होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन से। लेकिन जो मेम्ब्रेन से अटैच होता है राइबोसोम, वो क्यों अटैच होता है? ऐसा क्या होता है कि जो राइबोसोम होते हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे जाके ही अटैच होते हैं। ठीक है, वरना किसी और ऑर्गेनेली पे भी तो प्रेजेंट हो सकते हैं, जैसे मान लो माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइसोसोम हो गया, उसकी मेम्ब्रेन से भी तो अटैच हो सकते हैं, लेकिन वहाँ अटैच ना होकर ये सिर्फ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे अटैच होते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि दो ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं जो हेल्प करते हैं राइबोसोम्स को अटैच होने में, कहाँ पे, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसकी मेम्ब्रेन से अटैच होने में हेल्प करते हैं। और वो ग्लाइकोप्रोटीन्स क्या हैं? राइबोफोरिन 1 और राइबोफोरिन 2। तो अभी हमने पढ़ा था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो, आप सभी को पता है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से स्टार्ट होकर कहाँ तक एक्सटेंड करता है? जो सेल मेम्ब्रेन होती है वहाँ तक एक्सटेंड करती है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है। ठीक है, अब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये 3 टाइप की स्ट्रक्चर से मिलकर बना होता है। फर्स्ट है सिस्टर्ने, सेकंड है वेसिकल्स और थर्ड है ट्यूब्यूल्स। ठीक है, तो अब क्या होता है, जो सिस्टर्ने होते हैं वो कैसे होते हैं? लॉन्ग होते हैं, फ्लैट होते हैं, अनब्रांच्ड और प्लेट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, यहाँ देखो ये इसके स्ट्रक्चर है। अब आपको ये स्ट्रक्चर दिख रही है ना, लॉन्ग है, फ्लैट है और अनब्रांच्ड है और प्लेट लाइक स्ट्रक्चर है। अब क्या होता है, आपको ये इन दो लाइंस के बीच में ये जो स्पेस दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं इंट्रासिस्टर्नल स्पेस। ठीक है, जो किसी के अंदर खुद मतलब विद इन होता है उसे बोलते हैं इंट्रा स्पेस। और अब जैसे ये दो स्ट्रक्चर्स हैं, इन दो स्ट्रक्चर्स के बीच में, यानी कि इन दो सिस्टर्ने के बीच में जो स्पेस है उसे बोलते हैं इंटरसिस्टर्नल स्पेस। ठीक है, अब क्या होता है, वेसिकल्स क्या होते हैं? जो वेसिकल होते हैं ये ओवल सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और ये कहाँ पे स्कैटर्ड होते हैं? साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड होते हैं। आप सभी को पता है कि जो सेल होती है, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है, और ये है, इसकी ऐसी स्ट्रक्चर्स होती है वेसिकल्स की। फिर है ट्यूब्यूल्स। अब देखो, जो ट्यूब्यूल्स होते हैं ये होते हैं स्मॉल, स्मूथ, इरेगुलरली ब्रांच ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर्स। ठीक है, इरेगुलरली ब्रांच होते हैं, ये होती है इनकी स्ट्रक्चर। देखो, इनमें से ब्रांचेस निकल रही है, इरेगुलरली निकल रही है, मतलब कोई छोटी कहीं से भी निकल रही है, कोई बड़ी है। ठीक है, फिर है जो सिस्टर्ने होते हैं ना, ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं और इनका फंक्शन क्या होता है? ये मेनली उन सेल्स में प्रेजेंट होते हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। ठीक है, अब आपको पता है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, किस टाइप का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है? जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। ठीक है, अब ये किस टाइप, कौन सी सेल्स में प्रेजेंट होते हैं? इनका एग्जांपल लीवर सेल्स में, थायराइड सेल्स में और पैंक्रियाटिक सेल्स में प्रेजेंट होते हैं सिस्टर्ने। वेसिकल्स क्या होते हैं? वेसिकल्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? ये भी प्रेजेंट होते हैं लीवर सेल में और पैंक्रियाटिक सेल्स में, और इनका जो फंक्शन होता है वो भी सेम फंक्शन होता है सिस्टर्ने की तरह, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। अब ट्यूब्यूल्स जो होते हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? वो उन सेल्स में प्रेजेंट होते हैं जो स्टेरॉइड्स और कोलेस्ट्रॉल के सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। ठीक है, यानी कि जो ट्यूब्यूल स्ट्रक्चर्स होती हैं ना, वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होती हैं, और जो वेसिकल्स और सिस्टर्ने होते हैं वो होती हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, क्योंकि ये दोनों, इन दोनों का फंक्शन है कि ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करती हैं, और जो ट्यूब्यूल्स हैं ये किस में हेल्प करते हैं? स्टेरॉइड और कोलेस्ट्रॉल के सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। तो अभी हमने स्ट्रक्चर पढ़ी थी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ये देखिए, मान लीजिए ये जो बाउंड्री है वो एक सेल है, पूरी एक सेल है, इसके अंदर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। ठीक है, अब क्या होता है, साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जो अपनी जो गोल्जी बॉडीज होती हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं। जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट होता है। लेकिन अब क्या होता है, यहाँ पे हमने केवल न्यूक्लियस को दिखाया और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को शो किया, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से स्टार्ट होता है ये।
ठीक है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से स्टार्ट हुआ, उसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अभी आपको रेड रेड डॉट सी स्ट्रक्चर दिख रही है, ये सब राइबोसोम्स हैं, ठीक है, ये अटैच है। उसके बाद फिर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये जो स्ट्रक्चर होती है ना एक्सटेंड करके बिल्कुल यहाँ तक जो सेल मेम्ब्रेन होती है वहाँ तक होती है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसका फंक्शन क्या होता है। वैसे तो आपको पता ही चल गया होगा कि आप देखो दो फंक्शंस तो आपको पता ही चल गए, एक तो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, उसके बाद किस में हेल्प करता है, स्टेरॉइड सिंथेसिस में, कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस में, फॉस्फोलिपिड सिंथेसिस में हेल्प करता है, ठीक है। अब इसके अलावा और क्या फंक्शंस होते हैं, इट एक्ट्स एज एंडोस्केलेटन ऑफ सेल ड्यू टू विच मैकेनिकल सपोर्ट इज प्रोवाइडेड टू सेल। अब ये देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से स्टार्ट होके कहाँ तक, वहाँ तक इसकी स्ट्रक्चर है। तो ये इतना एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनी होती है। तो ये जो नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होती है ना, ये हेल्प करती है कि एक मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करे सेल को, ठीक है। नेक्स्ट है कि इट वर्क्स एज सर्कुलेटरी एंड ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम फॉर द सर्कुलेशन ऑफ सब्सटेंसेस इन द सेल्स। अब देखो जो सेल होती है ना, सेल के अंदर भी सब्सटेंसेस के जो सर्कुलेशन की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो ये उसमें भी हेल्प करते हैं। हेल्प कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले क्या होता है, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वहाँ से सर्कुलेशन स्टार्ट हुआ, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक जाएगा, फिर गोल्गी मेम्ब्रेन तक, फिर लाइसोसोम तक जाएगा, ठीक है। होते हैं, मान लो कोई भी अनवांटेड चीज़ है, कोई भी ऐसा सब्सटेंस है जो सेल में है और वो किसी तरह की कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है ह्यूमंस के लिए, एनिमल्स के लिए, प्लांट्स के लिए। तो क्या होता है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से उस सब्सटेंस का जो सर्कुलेशन है वो स्टार्ट होते होते कहाँ तक, गोल्गी मेम्ब्रेन तक जाएगा, फिर लाइसोसोम में जाएगा। लाइसोसोम में बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो उस सब्सटेंस को रिमूव कर देते हैं, ठीक है। थर्ड है इट हेल्प्स टू मेंटेन रिलेशन बिटवीन टू सेल्स थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा। देखो जो प्लांट्स होते हैं ना, प्लांट्स में होता है प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है, क्योंकि प्लांट्स में क्या होता है, सेल टू सेल कम्युनिकेशन की ज़रूरत होती है। जो सॉल्यूट का ट्रांसपोर्ट होता है, सॉल्वेंट का जो ट्रांसपोर्ट होता है ना, वो किसके थ्रू होता है, प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू ही होता है। अब ये देखो ये एक सेल है, यहाँ पे क्या होता है, एक चैनल सा बन जाएगा थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा। तो यहाँ से कोई भी सब्सटेंस है वो दूसरी सेल में चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये हेल्प करता है दो सेल्स को कनेक्ट करने में। नेक्स्ट है इट प्रोवाइड्स एक्स्ट्रा सरफेस फॉर वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ सेल एंड एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स। अब ये देखो इतना एक्सटेंड है, कोई भी चीज़ जितनी ज़्यादा एक्सटेंड होगी तो क्या होगा, सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा। सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो क्या होगा, उसका जो फंक्शन है वो और बेटर हो जाएगा, एक्टिविटीज़ हैं वो और ज़्यादा बेटर हो जाएंगी। देखो नेक्स्ट है इट फॉर्म्स द आउटर वॉल एंड पोर्स ऑफ पोलन ग्रेन्स। आप सभी को पता है कि जो पोलन ग्रेन होता है ना, उसकी जो वॉल होती है वो 2 लेयर्ड होती है। फर्स्ट होती है एक्साइन, सेकंड होती है इंटाइन। जो आउटर लेयर होती है वो होती है एक्साइन, इनर लेयर होती है इंटाइन, ठीक है। अब क्या होता है, तो ये यहाँ पे ये लिखा है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना, वो हेल्प करता है इन द फॉर्मेशन ऑफ आउटर वॉल एंड पोर्स ऑफ पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन पे पोर भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो हेल्प करता है किसमें, प्रोटीन सिंथेसिस में, बिकॉज राइबोसोम्स आर प्रेजेंट ऑन इट, ठीक है। ये सब भी आपको पता है, हमने अभी पढ़ा था। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं ये मेनली सिंथेसाइज करते हैं फैट को, ग्लाइकोजन को, एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस, पॉलीसैकेराइड मेटाबॉलिज्म एटसेट्रा। डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस आपको पता है, जो हमने अभी पीछे पढ़ी थी कि पहले रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होते हुए कोई भी सब्सटेंस कहाँ जाता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, फिर कहाँ जाता है, गोल्गी बॉडीज में जाता है, देन लाइसोसोम्स में जाता है। तो हम कह सकते हैं ना कि डिटॉक्सिफिकेशन में भी हेल्प करता है, ठीक है।